रिपोर्ट और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से डंका लहराया है, डंका फहराया है उत्तर प्रदेश ने, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के क्षेत्र में देश भर में एक नई मिसाल पेश की है। सीएजी की नई रिपोर्ट 2022-23 में उत्तर प्रदेश को पूंजीगत व्यय और निवेश के मामले में देश का अग्रणी राज्य बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश ने 1,03,237 करोड़ पूंजीगत व्यय किया है, जो कि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। यह राज्य की शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियों का 210.68% है, यानी कि सरकार ने जितना ऋण लिया है उससे अधिक राशि विकास और पूंजी निर्माण में लगाई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के क्षेत्र में देश भर में एक नई मिसाल कायम की है। साथ ही साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नवीनतम रिपोर्ट जो 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश को पूंजीगत व्यय और निवेश के मामले में देश का अग्रणी राज्य बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश ने 1,03,237 करोड़ की पूंजीगत व्यय किया, जो देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं और मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। अपर्णा दीक्षित प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और सिद्धार्थ कमलहंस आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने यूपी को कह सकते हैं कि 2013-14 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बीमारू राज्य जिस तरीके से बताया गया था, जो बीमारू से जो कमाऊ राज्य है, आखिर कौन कौन से फैक्टर्स आप मानते हैं उसको लेकर? देखिए, रिपोर्ट का एक अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते जो सबसे मुझे रोचक और सबसे अच्छा पहलू नज़र आता है वो है एफआरबीएम, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन, एफआरबीएम जिसे कहते हैं, जो कि साबित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन को किस तरीके से कायम रखा है, राजकोषीय घाटे को तय सीमा के भीतर बांधे रख पाने में सफलता हासिल की है। हालांकि सीएजी की जो रिपोर्ट है वो बजट अनुमानों पर आधारित है, लेकिन जो रिवाइज्ड और एक्चुअल भी है, अगर पिछले वर्षों का जो लगातार योगी सरकार में हम देखते जा रहे हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे अंतर नज़र नहीं आता है। तो ये एक काबिल तारीफ आप कह सकते हैं कि एफआरबीएम में तय सीमा जो 3% की है उस तय सीमा को बरकरार रखना, 2.9% तक ले आना, ये काम करके दिखाया। एक दूसरा, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यानी 37,000 करोड़ का जो रेवेन्यू का सरप्लस उत्तर प्रदेश के पास है, ये अपने आप में अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है। नंबर 3, निवेश, उसमें बड़ी भूमिका रही है। पहले 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट का और उसके बाद फिर हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, इन दो की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके चलते आपको निवेश में इस तेजी से आपको उछाल दिखाई पड़ रही है। अब आइए कि वो महत्वपूर्ण चीज़ जिसका जनता पर असर होता है, वो है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय वह है जो कि विकास के कामों में, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, अस्पताल बनाने में, कॉलेज बनाने में, तमाम सारे इस तरह के विकास के कार्यों में लगता है। वो पूंजीगत व्यय में जो उछाल आई है, इसमें हालांकि मुख्य कारण इसके 2-3 रहे हैं। एक सबसे बड़ा एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, जेवर एयरपोर्ट, जिसमें कि बड़े पैमाने पर धनराशि खर्च की गई है। उसके बाद आपका डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, कुछ ऐसी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं जिसने पूंजीगत व्यय के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं आगे पहुंचा दिया है, जिसका असर सीएजी की इस रिपोर्ट में दिखाई पड़ रहा है। सीएजी की रिपोर्ट जो है वो 2023-24 या 2024-25 के अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक खर्च के आधार पर नहीं है, उससे पहले का है,
मुझे लगता है अगर उसके बाद का भी जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी आपको पूंजीगत व्यय जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ठीक है, प्रोफेसर विकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैग की रिपोर्ट सामने आ गई है और उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अगर देखा जाए तो नंबर 1 राज्य बना है निवेश के मामले में और साथ ही साथ पूंजीगत व्यय के मामले में। कैसे देखते हैं इस कैग की रिपोर्ट को? देखिए, ये ठीक वैसे ही लग रहा है कि जैसे कभी वाइब्रेंट गुजरात को एक मॉडल के रूप में पेश किया गया था और गुजरात को भी पीछे हवा बनाई गई। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उसी की तरह का है। अगर इतना विकास में आगे प्रदेश गया है तो मेरा सवाल ये है कि विश्वविद्यालयों की फीस इतनी महंगी क्यों है, जहाँ पर आम लोग सीधे जो नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयाँ क्यों नहीं हैं, सबसे बड़ा सवाल है। फेलोशिप क्यों नहीं है? जरा आप देखिए, मैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, तमाम विश्वविद्यालयों में फेलोशिप नहीं मिल पा रही है ठीक से। तो ये जो सरकार है वो चंद पूंजीपतियों, व्यापारियों, मठाधीशों और जो ठेकेदार हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इस देश का जो दलित है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, जो गरीब है, जो दस्तकार है, जो कारीगर है, उसको पीछे करने वाली ये सरकार है। उनकी हालात बहुत खराब है। लेकिन रिपोर्ट तो बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से मैं उन तथ्यों से अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि डेवलपमेंट के मायने क्या है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आम लोगों तक उसका लाभ पहुँचे। ये लाभ किसको पहुँचा है? जरा इस बात को, अब जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं उन पर किन लोगों की गाड़ियाँ दौड़ती हैं, कितने लाख की गाड़ियाँ दौड़ती हैं, उससे क्या किसानों को कोई लाभ हुआ है क्या? उससे मजदूरों को कोई लाभ हुआ है क्या? अब आप कहेंगे कि साहब निर्माण क्षेत्र चल रहा है तो उसमें मजदूरों को लाभ हुआ है, लेकिन मनरेगा में तो आपने क्या किया? मनरेगा में आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये केवल एक हमें छद्म दिखाई पड़ता है और जो भी डेवलपमेंट के इस तरह के जो फैक्ट्स आए हैं वो चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए, व्यापारियों के लाभ के लिए, ठेकेदारों के लाभ के लिए है। आप विपक्ष में हैं इसलिए भी आपको नजर आ रहे हो इस तरीके से? नहीं, मैं विपक्ष में हूँ, ये बात सही है। लेकिन जरा आम आदमी से जाकर के आप पूछ लीजिए, विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले नौजवान हैं उनसे पूछ लीजिए, जो गरीब आदमी है, जो केजीएमयू में, जो और दूसरे अस्पतालों में। मतदाता कह सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली मतदाता ने 2017 में जनादेश दिया, 22 में जनादेश दिया, 19 में जनादेश दिया, 24 में जनादेश दिया। चुनाव आयोग जनादेश दे रहा है, आप तो देख ही रहे हैं ना। वोट चोरी के सरासर आरोप नहीं लग रहे हैं, चर्चा में ले लेते हैं। अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभी सुना आपने इस तरीके से प्रोफेसर विकांत को, ये तो रिपोर्ट को मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए प्रियव्रत जी, सबसे पहले तो 2013 और 14 में जो मैं बताया गया था और सीएजी की रिपोर्ट मैं बता दूं, ये पक्ष ही नहीं विपक्ष भी इसी को आधार मानकर राजनीति करती है। जो आपने देखा होगा जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था तो इसी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। देश की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट मानते हैं। जो ये इस बार जो आंकड़े आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने की, जो अनुशासन रहने की, जो और नियमात्मक रूप से काम करने की जो शैली है, इसको दर्शाता है। और ये एक ही नहीं, इससे सभी को फायदा मिलता है। आज हम उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर अगर खड़े हुए हैं तो वो इसी कारण खड़े हुए हैं कि हमने जो व्यय किया है, जो हमने पूंजी निवेश किए हैं, जो हमने जो नौकरियों में जो हमने नियम और अनुशासन बताया। पहले क्या हुआ करता था सरकारों में, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर रही हूँ मैं, कि किसी ने किसी का अगर बिल पास किया है तो बिना सोचे समझे बिल पास कर दिया, कोई नियम नहीं है, लेकिन वो सरकारी व्यय से जाता था। किसी की पेंशन का थोड़ा बहुत भुगतान है लेकिन उसे बढ़ा के लिख दिया, किसी का सरकारी बिल है उसको छोटा करके नहीं, उसको बड़ा करके लिख दिया। तो ये जो छोटे छोटे फायदे जो दिए जाया करते थे, बड़े बड़े फायदे जो दिए जाया करते थे, ये सब हमारे सीएजी की रिपोर्ट पर आधारित हुआ करते थे। उसमें फिर धीरे धीरे ये राज्य बीमारू प्रदेश बन गया था, जो हम कर्जे में चले गए थे। आज उत्तर प्रदेश सरप्लस प्रदेश है, जो हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ये लोगों के विकास के लिए आगे बढ़ेगा। आज सीएजी की रिपोर्ट में आप देखिए कि जिस प्रकार से हम 1,03,237 करोड़ का पूंजीगत जो निवेश किया है हमने, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा कि आने वाले जो भविष्य में जो हमने पूंजीगत निवेश किया है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये किसानों के लिए, ये रोजगार के लिए, ये युवाओं आने वाले समय के साथ साथ हमको वर्तमान में भी बात करनी चाहिए।
क्योंकि सरकार तो आपकी 2017 से है ना उत्तर प्रदेश में। जी मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूँ जी अगर इतना ही डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में 6-7 आप साल तो ये में, भी तो नौजवानों को मेरा- नौकरियां कितनी मिली है जरा बता दीजिए। इतने पेपर लीक हो रहे हैं कि नौजवान त्राहिमाम कर रहा है, विश्वविद्यालयों में बेचारा पढ़ाई प्रोफेसर कर रहा साहब है बहुत लेकिन विद्वान नौकरियां हैं, नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे- आपका अगर आप- एप्लीकेशन अगर फॉर्म ऐसे आता कहेंगे है तो मुझे आपको जवाब कितनी देना बार वो पड़ेगा, भरेगा। आप सीनियर हैं, अब मेरी आप बात बिल्कुल जवाब सुन दे दें, प्लीज मुझे सुन लें। वो बार बार फॉर्म भरता है, 1000-2000 रुपए उसका हर बार खर्च होता है, और ये जो निकम्मी सरकार है उसके आंखों सामने पेपर लीक हो जाते हैं। सर आंकड़ों को नहीं झुटला सकते नहीं ना। आंकड़ों, देखिए, अरे मैं आंकड़े आंकड़ों पर जिसकी वो बात बात करूंगी कर रही क्योंकि आज है, CAG की रिपोर्ट आई यही है, सीएजी सुनिए। की रिपोर्ट जो अन्ना हजारे की बात आप कर सुनिए। रही, विनोद राय जी उस समय थे, उन्होंने माफी मांगी थी कि जो आंकड़े जारी हुए थे वो भ्रमित करने वाले थे। कहाँ गए वो विनोद राय साहब? ले आइए ना ये उनको। सबसे विश्वसनीय अन्ना का जो रिपोर्ट है। आंदोलन हुआ था ये सबसे उसके पीछे विश्वसनीय विवेकानंद रिपोर्ट है, फाउंडेशन प्रोफेसर खड़ा साहब, था, आप इतने उसके पीछे विद्वान हैं, आप आरएसएस कैसे खड़ी कह थी सकते हैं? और पूरा छद्म तरीके इसी से रिपोर्ट बदनाम के करने की आधार कोशिश पर- की गई इसी थी। रिपोर्ट के आज आधार पर मैं इस आपको देश बता के दूं, लोग ये इसी बार रिपोर्ट बार के मान आधार रहे पर हैं पक्ष कि और जो विपक्ष कैग की अपनी रिपोर्ट थी उस समय विश्वसनीयता की रखता है। वो अगर फर्जी आप ऐसे तरीके कहेंगे से तो कैसे आरएसएस और चलेंगे? बीजेपी आपको के चुनाव प्रभाव आयोग में पर भी फायदा बनाई होता है। गई थी, जिसका फायदा उस समय के विपक्ष प्लीज को सुनिए मिला। इस बात को। और अब यही लोग कह चुनाव रहे हैं, आयोग और वो 2024 सारे में लोग था, जिसमें वो आपने सारे अपनी लोग सीटें लेकर जो आए, जेलों में गए थे। समाजवादी पार्टी अरे के ये तो साथ वो मिलकर। सरकार आप थी ऐसे- मनमोहन सिंह और जी उत्तर की, प्रदेश के लिए जिसमें लोगों पर स्पेशली आरोप लगे, राहुल जेल गांधी भेजा। ने thank you अभी बोला था, तो करप्शन यही के चुनाव तमाम आयोग लोगों पर क्या आरोप खराब लगे, था? आपने उनको मेरा दो मानना पोस्ट ये करके अपनी मेरा पार्टी मानना में ये शामिल है कर कि लिया। कैग रिपोर्ट प्रियव्रत जिसके जी से आधार पर पूछिए। अन्ना आंदोलन किया गया था, अरविंद इनसे केजरीवाल जो पूछिए। सबको जेलों में डालने के लिए आए थे, वो तो आज आपके साथ खड़े हैं। हाँ वो लोग सब जो आपको जेलों में डालने आए थे, इसी नरेंद्र जो कैग मोदी- रिपोर्ट को आधार बना के लेकर आए थे कि हाँ कैग रिपोर्ट के आधार पर हम कांग्रेस को धकेल देंगे, वो तो आपके साथ खड़े हुए हैं। उन्हें उस गलती का एहसास हुआ, वो टूल बन के काम कर रहे थे। अन्ना हजारे के पीछे कौन आपके खड़ा हिसाब से था? दुनिया आरएसएस गोल खड़ा गोल था, नहीं विवेकानंद घूमेगी। फाउंडेशन खड़ा आप था, और तथ्यों पर जो बात लोगों कीजिए। को आप जेल कह रहे भेजा थे कि गया हमने था रोजगार क्या वो दिए, मैं आपको- मोदी आपने सरकार बता में ही दी छूट प्रोफेसर करके साहब। आए हैं, उनको क्लीन चिट मिली है। ये सीधे तौर पर दिखाता है आज- कि देश को आज हम- गुमराह किया आज गया हम- उस समय, आज हम और रोजगार अभी भी सरकार जेल में नाराज थोड़ी है। ना डाल MSME सकती है। की पता है आपको 96 लाख ये तो इकाइयों पर मनमोहन पड़े सिंह हुए ने हैं। भेजा था, रजिस्टर्ड उस समय इकाइयों की पर सरकार काम ने कर भेजा रही हैं। था, आज हम लोगों और को मोदी की व्यापार सरकार करने ने के लिए उसको आज क्लीन चिट दी हर है। व्यक्ति को लोन मोदी देने की सरकार स्थिति कैसे में clean खड़े चिट हुए दी? हैं। अरे भाई, आज वो तो- मोदी की वो तो सरकार में जु- जो वो है तो ना, जुडिशियल सुनिए, सिस्टम है सरकार में सर। हुआ है, हाँ जुडिशियल वो तो जुडिशियल सिस्टम है। लोक सरकार को जाना समझते चाहिए हैं था आप। ना। अगर उसमें गलत थे तो सरकार को जाना चाहिए था, अपील करनी चाहिए थी, लेकिन वो सारे लोग क्लीन चिट पे बाहर आ गए। देखिए, आप इसे इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा खेल अपने रचा गया हिसाब से ले सकते हो, था। आप मनमोहन प्रवक्ता सिंह हो जी की कांग्रेस के, सरकार को आपको बोलना बदनाम पड़ेगा करने के लिए इसके रचा पक्ष गया में। था, और लेकिन उसी आप के तथ्यों जरिए पर झूठ नहीं- पर तथ्यों पर नहीं सवार बोल होकर सकते। के जो भारतीय तथ्य जनता दिखा पार्टी रही है सरकार में CAG आई की है, रिपोर्ट, जो उसमें किसान शुद्ध रूप से विरोधी लिखा है, हुआ दलित है कि विरोधी उत्तर है, प्रदेश पिछड़ा नंबर वन विरोधी बना है, मजदूर पूंजी के विरोधी है, निवेश में और बना है। नौजवानों का तो सबसे सुन ज्यादा लीजिए। इसने सत्यानाश किया है। उनके शिक्षा और नौकरियों के 2013-14 सपनों के जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया था कि यूपी के ऊपर कर्ज भी है, और इस बार अगर देखा जाए तो अरे अभी विश्व बैंक के कर्ज में भारत नंबर 1 है। विश्व बैंक के कर्ज में भारत नंबर कितना 1 है? है। कितना है? इसको जरा आप बताइए, झुटलाएंगे कितना क्या? है? वो भी एक कितना रिपोर्ट है? उस पर भी बात कर लेते हैं। कितना है जरा बताइए, मैं बताती हूँ। हाँ कितना है आप बता उत्तर- दीजिए ना। नंबर हाँ, 1 है कि बताइए नहीं ना, है? नंबर 1 है। ये नंबर देखिए, 1 है कि आंकड़ों नहीं पर खेल रहे है? हैं। उत्तर नंबर प्रदेश कितना है? अपराध में कितना नंबर 1 है। करोड़ बताइए। उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में नंबर 1 है। अरे उत्तर हमारा प्रदेश एक- बलात्कार में हमारे- नंबर 1 सुनिए, है। आप कहते रहते आप हैं ना, हमारा के एक पूंजीपति, जरिए हमारा एक इन देश का सबको आप पूंजीपति। ढकने की कोशिश कर सुनिए, रहे हैं, समाजवादी धो पहुंचने अरे की सुन कोशिश लीजिए कर ना। रहे हैं, जो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। और नौजवानों के सपनों की सबसे ज्यादा आपने हत्या की है कि वो फॉर्म भरते हैं और पेपर लीक होते हैं। नौकरी देने के नाम पर आप उनको रोज सबसे ज्यादा ठग रहे हैं। समाजवादी और पार्टी अब में तो और अब कांग्रेस तो में साहब पेपर लीक हुए थे। अब याद तो रखिए, तालिबानियों का PCS की इस्तेमाल परीक्षा कर याद रहे है हैं आपको? अब तो तालिबानियों को बुला PCS करके की परीक्षा इस्तेमाल कर याद रहे है हैं तो ना। सबसे ज्यादा इससे 56 बड़ा में इस देश 56 के लोगों की को भर्तियां क्या हुई थी। धोखा दे आप सकते हैं कहाँ आप? खड़े हैं? प्रदेश के क्या लोगों हो को रहा क्या था? धोखा कहीं दे कोई सकते हैं? किसी को भी आप बिल पास कर दे रहे थे। आज देखिए स्थिति क्या है। ये जो रिपोर्ट बता रही है, ये सीधे सीधे प्रोफेसर, आप इतने विद्वान है कैसे कह सकते हैं? इस रिपोर्ट का आधार यही है कि हमने नियमों के हिसाब से, हमने अनुशासन के हिसाब से अपने व्ययों को खर्चा किया है, अपने व्यय किए हैं। तो आप ये रिपोर्ट बनाई जाती है और ये जो ऑडिट किया जाता है पूरा, ये एक आंकड़ों पर किया जाता है। इसमें कोई पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं होती है। सिद्धार्थ कलंस जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं जरा मेरा फोन कट गया। नहीं, आपकी आवाज पहुंच रही है।
मैं लौटूंगा आपके पास। सिद्धार्थ कलहंस जी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्थिक मामलों के जानकार। सर, जिस तरीके से गुजरात मॉडल को अगर देखा जाए तो वो मॉडल अपनाया जाता था आर्थिक मामलों में और महाराष्ट्र मॉडल को अपनाया जाता था, लेकिन यूपी ने इस बार उन दोनों राज्यों को पीछे छोड़ दिया। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके ऊपर अगर देखा जाए तो कर्ज भी हो गया है। इसी रिपोर्ट में वो भी दर्शाया गया है जिसमें विपक्ष के कुछ राज्य हैं, जैसे कि अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अर्थव्यवस्था में कर्ज होना कोई बहुत बुरी बात नहीं मानी जाती है, नंबर एक बात। और कर्ज उत्तर प्रदेश में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2020-21 में 5,64,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। 25-26 का जो एस्टिमेटेड डेट है वो 9 लाख करोड़ रुपए हो गया उत्तर प्रदेश में। हमारे बजट से ज़्यादा कर्ज हमारे ऊपर है। 37,500 रुपये प्रति व्यक्ति पे कर्ज का बर्डन है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न ये है कि पूंजीगत व्यय वह महत्वपूर्ण है। पूंजीगत व्यय वह है जो कि विकास के कार्यों में खर्च किया जाने वाला पैसा है। अगर आप कर्ज पर बहस करेंगे तो कर्ज के बहस में आप फिर आपको देखना पड़ेगा कि भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका कर्ज जो है बहुत कम है, लेकिन वहाँ विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप कर्ज लेते हैं लेकिन कर्ज का सही यूटिलाइजेशन करते हैं तो वो अपने आप में ठीक है। उत्तर प्रदेश पे कर्ज है, कर्ज काफ़ी है उत्तर प्रदेश पे, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन पूंजीगत व्यय एक महत्वपूर्ण बात है और मैं कह रहा हूँ कि कुछ बड़ी परियोजनाएं ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में आई और देश के किसी अन्य राज्य में नहीं आई। उनमें जेवर एयरपोर्ट है, उनमें आपका गंगा एक्सप्रेसवे है, उसमें आपका डिफेंस कॉरिडोर है। ये इन्होंने हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एक पुश दिया, एक बिग पुश जिसे कहते हैं, वो एक बिग पुश मिला। दूसरा जो 2 निवेशक सम्मेलन हुए जिसमें खास तौर पर जो दूसरा जिसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहते हैं, उसने निवेश को पुश किया, जिसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हमारे निवेश के आंकड़ों को अगर आप देखें, सीएजी रिपोर्ट में भी हम लोगों ने निवेश पे बात नहीं की। जो निवेश का जो परसेंटेज आया है वो निवेश का परसेंटेज एलिवेटेड दिखा रहा है, बढ़ा हुआ दिखा रहा है। उसके पीछे 2 जो महत्वपूर्ण समिट हुए और ख़ास तौर पर जो दूसरा समिट हुआ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी आपको नवंबर में हो सकता है कि अगर इन आंकड़ों को रिवाइज किया जाएगा तो नवंबर में जब जीबीसी होगी, यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, तो निवेश का आंकड़ा आपको थोड़ा और ज़्यादा इसमें दिखाई पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ऋणग्रस्तता के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश की स्थिति में 2021 के मुकाबले 2025-26 के जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 9 लाख करोड़ पे जाकर टिकते हैं। पूंजीगत व्यय काबिल तारीफ है। एफआरबीएम मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए एफआरबीएम एक ऐसी चीज़ है जिसको मेंटेन करना, क्योंकि हमने ये कमिटमेंट कर रखा है वर्ल्ड बैंक के साथ, आईएमएफ के साथ, बड़े विदेशी और देशी संस्थागत निवेशकों वित्तीय संस्थाओं के साथ कि साहब हम अपना वित्तीय अनुशासन कायम रखेंगे। तो वित्तीय अनुशासन कायम रखना, इसे आप एक सकारात्मक कदम मान सकते हैं, एक सकारात्मक चीज़ है जो कि बहुत सारी जगहों पर नहीं हो सकी। बहुत सारी जगहों पर 4% के ऊपर गया और इस देश में 1-2 राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 4.8 के आसपास जो है वो चला जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में ये जो खुलासा है वो खुलासा जो है वो उस पर सरकार अपनी पीठ ठोंक सकती है। ऋणग्रस्तता के मामलों में निश्चित तौर पर आप अभी काम करना है। दूसरा, एक स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, उस स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन पे इतने पर ही संतोष नहीं किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 45% है तेलंगाना में, हरियाणा में 70-80% के आसपास है। इस स्टेट के रेवेन्यू को और ज़्यादा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए जो स्टेट जीएसटी है, स्टेट जीएसटी को और ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। ठीक, प्रोफेसर विकांत। देखिए, निश्चित रूप से जो सिद्धार्थ जी ने कहा वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि निवेश बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मैं फिर वही सवाल करूंगा कि जो निवेश हो रहा है उससे लाभ किसे मिला? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, उसमें क्या है। और दूसरा, करप्शन आप देख लीजिए, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो सड़कें बीच में टूट गई, ये हालात हुए आपको दिखाई दिए, लेकिन उस पर कोई जांच बैठी क्या? नहीं। यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है कि आप करप्शन करिए और गंगा में डुबकी लगा करके पवित्र हो जाइए, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। फिर ये फर्क इतना क्यों है सर 2013-14 की रिपोर्ट में और 22-23 की रिपोर्ट में? नहीं, फर्क क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश इस पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है, 25 करोड़ की आबादी है। और
डेवलपिंग जो स्टेट है, तो निश्चित रूप से जो समिट हुई है उसका फायदा मिला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो फायदा किसको मिल रहा है? वो पूंजीपतियों को मिल रहा है, वो टैक्स पेयर का जो पैसा है। मुझे बताइए बिजली का बिल कितना आ रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में जहां तक बिजली पहुंची है उनका बिल 2 गुना बढ़ गया है। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही, पुलिस लाठियां चला रही है। ये हालात है, आपको क्या कहेंगे आप? इसमें डेवलपमेंट हो रहा है प्रदेश का, जहां किसान पर लाठियां चलाई जा रही हो, खाद नहीं मिल रही हो, बीज नहीं मिल रहा हो, सिंचाई का दाम 2 गुना हो गया हो, बिजली का जो उपभोक्ता है उसकी हालत खस्ता हो, बच्चों की फीस बढ़ गई हो। आप इधर देखिए, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, वो तो गायब हो गई, रिजर्वेशन खा गए। जो ठेके पर नौकरियां चल रही हैं उसमें भी जो ठेकेदार हैं वो लोग गरीब लोगों को लगा करके 5,000 10,000 रुपए देते हैं और खुद उनके खाते में कितना आता है? 30,000 35,000। लूट चल रही है सरेआम उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। और इस लूट के मामले में कहीं कोई सवाल नहीं है, ना मीडिया में कोई सवाल है और ना कोई संस्थाएं। भारत समाचार देखिए, लगातार सवाल भारत समाचार पूछता है और यूरिया को लेकर तो हमने पूरी डिबेट की है सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? आपने कभी उस पर रिपोर्ट की है? वही सर, सारे सवाल डिबेट होना और रिपोर्ट होना दोनों में फर्क है साहब। इस प्रदेश में किसान त्राहिमाम कर रहा है। बिजली के जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, जरा उनकी रीडिंग आप देखिए। आप गांव में, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, यहां तो रोजी रोटी के खातिर हूं। गांव के लोगों से पूछिए बिजली का बिल कितना आ रहा है। आप सड़कों पर देखिए, टोल टैक्स की हालत। अभी नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा था और उसके बाद बदल गए, वो निकल गया समय। तो ये केवल छद्म है, ये झूठ है, ये प्रचार दुष्प्रचार है। लेकिन लोगों को इसका फायदा, महंगाई कहाँ है जरा देख लीजिए। मैं एक एक करके जवाब देती हूँ, इंटरवीन मत कीजिएगा। प्रोफेसर साहब, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और आप इसके विरोध में बोलेंगे, ये आपकी मजबूरी है, आप इसे सही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की, तो आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में इसी सरकार में संभव हुए हैं, केंद्र सरकार की मदद से और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से। आप बात कर रहे हैं एयरपोर्ट्स की, तो आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है और जेवर एयरपोर्ट का जल्दी ही आप उसका उपयोग भी करते हुए नजर आएंगे। आप स्वयं भी करेंगे और आपके परिवारीजन करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, आप जो उंगलियां उठा रहे हैं कि हमने किसानों को क्या दिया, तो आज यही उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है जो सीधे खाते किसानों के खाते में जाकर आज पैसे जा रहे हैं। कितने हजार करोड़ रुपए आज जा चुके हैं। आज महिलाओं की बात करें तो महिलाएं, आज हम गाँव में जाकर देखिए उनकी कितनी समृद्धता बढ़ी है उनकी। और आप अगर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में के चुनावों को लेकर, तो मैं चुनाव की यही 2024 में यही चुनाव आयोग था जिसका आपने उपयोग किया था। राहुल गांधी जी ने जिसका थैंक यू बोला था उत्तर प्रदेश को, बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने 30 सीट से हमें जिताया, जिसका आपने बहुत अनुभव लिया। और यही चुनाव आते आते यही चुनाव आयोग आपके लिए खतरनाक हो गया। तो आप अपनी बात पर ही नहीं टिके रहते, आपके नेता अपनी बात पर नहीं टिके रहते हैं। ये बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है राजनीति में कि आप एक स्टैंड नहीं लेते हैं। आपको स्टैंड लेना चाहिए। और आप तो खैर देखिए, सवाल बड़े हैं अपर्णा जी, किसानों की जो हालत है वो हम किसी से छिपे नहीं है। देखिए, यूरिया को लेकर एक पूरी टीम गठित की है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और 100% सभी को मिले। ये बात जरूर है कि बीच में समस्या आई थी, लेकिन आप देखिए अब कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आ रही है, सबको मिल चुका है। और इसका विशेष टीम गठित करके अलग अलग हमने लोकल स्तर पर भी टीम, जिलों में भी लोगों को ये लगातार निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके की समस्या ना हो। हाँ, एक टाइम था जिसमें हमने कुछ कमी देखी थी, इसको स्वीकार करने में कोई समस्या, लेकिन आप अगर बात करेंगे तो कोई समस्या नहीं आ रही है। समय का अभाव है, थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समय का अभाव, अपनी बात को खत्म करिए। व्यक्ति आय की बात कर रहे थे, आज 2.5 गुना से ज्यादा है। समय का अभाव, आप ये आंकड़ों पर बात रहिए ना, आज सीएजी की रिपोर्ट पर बात कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो यूपी एक बार फिर से कैग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 साबित हुआ है और साथ ही साथ FRBM के नियमों का पालन करते हुए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।